नमस्कार, टीपीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिल। और आज हमारे साथ हैं सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती। तो आइए इनसे जानते हैं उन सवालों के बारे में कि जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसके बाद इन्होंने क्या कार्य योजना बनाई कि क्षेत्रवासियों को संक्रमण से बचाया, और जो आने वाली तीसरी लहर है उसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जो कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसके बाद एक आपातकालीन जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, तो उसके लिए आपने क्या कार्य योजना तैयार की थी कि क्षेत्रवासियों को संक्रमण से बचाया और उनको कोरोना से दूर किया? देखिए, जो ही दूसरी लहर की स्थिति बनी, पहली लहर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सूझबूझ के साथ में पूर्णतः लॉकडाउन किया और उससे संक्रमण नहीं हुआ। दूसरी लहर से पहले, उसके बीच में, पहले और दूसरी के बीच का जो काल था उसमें लोगों ने ये सोचा कि अब हमारे पास लहर का कोई खतरा है नहीं है, और बड़े हल्के में लिया कि कोरोना तो कुछ भी नहीं है, कोरोना तो एक सामान्य जुकाम की तरह से या खांसी की तरह से है। लेकिन अचानक ये जो लहर आई और इसमें जिस प्रकार से जनहानि प्रारंभ हुई, तो उस समय सरकार ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमसे कहा कि भाई हमें प्रयास करना चाहिए कि लोगों को हम इस महामारी से बचा सकें। तो 3 विषयों से काम प्रारंभ हुआ। पहला था लोगों को जागरूक करना, और जागरूक के लिए यही था, जागरूकता का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हम एक जगह इकट्ठे न हों, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ में न जाएं, और दूसरा था कि वैक्सीनेशन करें, दवाई लें और तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाएं, साथ में क्वारंटाइन रहें, ऐसे स्थानों पर रहें जहां ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। और तीसरी जो हमारे सामने परिस्थिति थी, चैलेंज था, वो ये था कि जो लोग क्वारंटाइन हैं या जो लोग बीमार हैं या जो लोग गरीब हैं, मज़दूर हैं, उनके भोजन की व्यवस्था। ये 3 चुनौतियां हमारे सामने थी। चिकित्सा की दृष्टि से जो चुनौती थी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम गैस की आई, दवाइयों की आई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के जिस तरह से गैस की व्यवस्था की, हमारी थल सेना उसमें जुटी है, हमारी वायु सेना उसमें जुटी है, हमारी जल सेना उसमें जुटी, पूरा प्रशासन जुटा और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई। इसके साथ साथ में दवाई, जहां जिस तरह से मारामारी हुई एकदम, तो उसकी भी व्यवस्था की गई। और तीसरी व्यवस्था जो भोजन की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत व्यवस्था की कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। इसलिए 1 मई से ही प्रारंभ कर दिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ, उसके खाने पीने की व्यवस्था। और सामाजिक स्तर पर भी, जैसे हमने यहाँ आश्रम की ओर से व्यवस्था की गई, पार्टी की ओर से व्यवस्था की गई, कुछ साधन संपन्न लोग थे, NGOs थे, उनसे बात करके, कुछ दानदाताओं से बात करके और लोगों के खाने पीने आदि की व्यवस्था का प्रबंध किया। तो इस तरह से एक व्यवस्था की गई। और अभी जो तीसरी लहर की बात चलती है, सरकार का प्रयास है कि तीसरी लहर से लोगों को बचाया जाए, और उसके सबसे बड़ा उपाय उसका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि दिसंबर तक हम 18 साल से ऊपर के लोगों का पूर्णतः वैक्सीनेशन कर दें। और बच्चों के लिए ट्रायल चल रहा है, बच्चों की दवाई आ जाए और कोशिश की जाए कि बच्चों का भी वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो जाए, और ये वैक्सीनेशन ही उनको बचा पाएगी। साथ में सावधानियाँ, अभी चारों तरफ ये समस्या चली हुई है कि बच्चों के एजुकेशन पर प्रभाव पड़ रहा है। उनके स्कूल खुले, उनके कॉलेज खुले, उनके विश्वविद्यालय खुले, उनके एजुकेशन की स्थिति, आज ये स्थिति होगी कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई भूल गए। लेकिन सरकार सजग है, जागरूक है। लोगों से भी मैं, सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, हमें कभी भी कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए। आज भी हम कहीं भीड़ में जाएं तो मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें, समुचित दूरी बनाए रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। दिसंबर तक सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन ये तभी संभव होगा सब लोग जागरूकता के साथ में वैक्सीनेशन की ओर कदम बढ़ाएंगे। यही मेरा कहना है। जैसे कि अभी राजस्थान में जो RS 2018 का जो एग्ज़ाम था उसके रिजल्ट आए, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को उसमें पास करवाया, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए,
ये जो एजेंसीज़ हैं ये स्वायत्त शासी एजेंसीज़ हैं, लेकिन जब प्रशासनिक दबाव पड़ता है तो वो इम्प्रेसिव होती है। मैं क्योंकि अभी जांच का विषय है, अभी सीधा सीधा आरोप हम नहीं लगा सकते और नहीं लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन संदेह ज़रूर है, संदेह के दायरे में है और इस संदेह का निस्तारण तभी हो सकता है जब इसकी जांच हो। ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें सीधा सीधा जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एक मंडल है, आरपीएससी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। चाहे डोटासरा अप्रोच करे, चाहे सुमेधानंद अप्रोच करे, चाहे अशोक गहलोत अप्रोच करे, यदि इस तरह से हम अप्रोच में दबाव में आएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसमें बड़ी जिम्मेदारी तो भूपेंद्र यादव की है। उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने यहाँ पर अनुशासन बनाए रखें और उसकी गोपनीयता इतनी होनी चाहिए किसी को भनक तक नहीं लगे किस पैनल में कौन आदमी बैठ रहा है, किस विद्यार्थी का कब नंबर आ रहा है। ये गोपनीयता यदि भंग हुई है तो ये संभव है और मैं समझता हूँ कि इस पर जांच कर ली जाए ताकि ये संदेह दूर हो जाएं, यही मेरा कहना है। सर, एक जैसे कि राजस्थान कांग्रेस हो या फिर देश की जो पूरी कांग्रेस है किसी भी राज्य की, उसमें आपसी मतभेद का मामला सामने आ रहा है। जैसे कि पहले राजस्थान में था, फिर पंजाब में हुआ और अब बिहार में तो कहीं ना कहीं उनके प्रदेशाध्यक्ष को चेंज किया जा रहा है। तो उसमें क्या गड़बड़ी चल रही है उनमें कि वो ऐसा करने पर मजबूर हो रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के सामने एक समस्या है, वहाँ संगठन नाम की चीज़ रही नहीं, एक परिवार के आसपास पार्टी है। कुछ लोग जो G23 जिनका नाम दिया गया, वो ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, संगठन में परिवर्तन हो, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी ये है कि जब भी कांग्रेस के अंदर नेहरू गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति आया, पार्टी टूटी। 4 बार पार्टी टूटी। पहले कांग्रेस एस बनी, उसके बाद कांग्रेस जे बनी, उसके बाद कांग्रेस तिवारी बनी, उसके बाद कांग्रेस इंदिरा बनी और अब नया नाम कौन सा होगा वो भगवान जाने। पहले इनकी बैलों की जोड़ी थी। मूल कांग्रेस का निशान चरखा था, फिर आज़ादी के बाद में गांधी जी ने कहा मेरा चरखा तो मेरे पास रहने दो, तुम अपना अलग से निशान बना लो। उन्होंने तो पार्टी को भंग करने की भावना की थी कि अब इस पार्टी में सब लोग थे, इसमें सब लोग थे, प्रजा परिषद था, आर्य समाज था, सारी संस्थाएं जितने सोशल एक्टिविटीज़ थी, सर्वोदय थे, सब लोग मिलकर के एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि अब इस पार्टी को भंग कर दिया जाए। इसका उद्देश्य देश की आज़ादी प्राप्ति थी। वो आधी अधूरी आज़ादी हमें मिल गई, देश के टुकड़े हो गए, बात दूसरी है, लेकिन अब इसको भंग कर दें, तो उनकी बात इन्होंने नहीं मानी। तो मैं समझता हूँ कि शायद महात्मा गांधी की भावनाओं की पूर्ति हो जाए। ये अपने आप ही धीरे धीरे जिस परिस्थितियों में जा रही है, और इनकी मजबूरी है कि अगर हमने किसी परिवार से बाहर किसी को लिया तो एक कांग्रेस और बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो शायद इस मजबूरी में वो घसीट रहे हैं, वो सोनिया जी को, राहुल जी को, इनकी मजबूरी है। सर, मैं आपसे स्कूलों को लेकर एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि सर पहली लहर आई तो कई राज्यों ने स्कूल खोलने की बात रखी, उसके बाद दूसरी लहर आ गई, दूसरी में भी जैसे ही वो कमज़ोर पड़ी तो फिर अब दोबारा से उनको स्कूलों को खोलना वो चाह रहे हैं। राज्य कहीं ना कहीं ये बात रख रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाए। तो क्या सर कोरोना की जो तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं वैज्ञानिक, तो उसमें क्या स्कूलों को खोलना उचित होगा? ये जो हमारे चिकित्सा विज्ञान के विद्वान हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ बैठ करके जब तक बात नहीं हो कि हम कितनी तैयारी कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं के लोगों के साथ बैठें कि एक कक्ष में जहाँ 40 बच्चे बैठते हैं, यदि हम 2 गज की दूरी की बात करते हैं तो वहाँ 15-20 ही बैठेंगे, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? दूसरा क्या है कि बड़े बुजुर्ग लोगों को हम समझा सकते हैं, युवाओं को समझा सकते हैं, बच्चों को क्या करेंगे? बच्चे तो इकट्ठे होते मिलेंगे एक दूसरे से, मास्क के अनुपालन नहीं कर पाएंगे, हाथ धोने के अनुपालन नहीं कर पाएंगे, दूरी की भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इस पर सरकार और प्रशासनिक लोग और हमारे जो चिकित्सा विज्ञान के लोग हैं उनके साथ बैठ कर के कोई रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। स्कूल भी खुलने चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप क्या हो इस पर खुल करके मंथन चिंतन करना चाहिए, तभी इसका कोई कदम उठाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा है तो आप एक संदेश देना, क्या संदेश देना चाहोगे? भारत एक ऐसा देश है जो ऋषियों का, मुनियों का देश है, और हमारे यहाँ पर
शास्त्र में कहा गया, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। हमारे माता पिता और गुरु को ऊंचा स्थान दिया गया। पहला गुरु माँ को माना गया, दूसरा गुरु पिता को माना गया, तीसरा आचार्य को माना गया। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हर आदमी अपने जीवन में चाहता है कि हमें कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति मिले। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई न कोई मार्गदर्शक रखना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती हों। और समस्याएं पारिवारिक भी होंगी, सामाजिक भी होंगी और आध्यात्मिक भी होंगी। तो पारिवारिक समस्याओं का समाधान तो हमारे परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं वो बैठ करके कर लेते हैं। सामाजिक समस्याओं का समाधान समाज के वरिष्ठ लोग बैठ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक समस्याएं हैं उनका समाधान तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है। और जब तक व्यक्ति के आत्म तत्व के बारे में जानकारी उसको नहीं होगी, मन स्थिति उसकी ठीक नहीं होगी, हमारे आयुर्वेद में भी एक श्लोक है, समदोष है समग्निश्च सममल क्रिय प्रसन्न मन आत्मेंद्रिय इत्यस्वस्थ विधीयते, कि हमारे त्रिदोष वात पित्त कफ समान हो, हमारी पाचन तंत्र हमारा ठीक हो, हमारा विसर्जन मलमूत्र का ठीक हो, और मन आत्मा और बुद्धि प्रसन्न मन आत्मेंद्रिय, हमारा मन प्रसन्न रहे, हमारी आत्मा प्रसन्न रहे और हमारी इंद्रियां प्रसन्न रहें, तब आदमी पूर्ण स्वस्थ कहलाता है। ये तभी संभव हो सकता है जब ठीक लोगों का मार्गदर्शन हमें मिले, आध्यात्मिक व्यक्तित्वों का हमें मार्गदर्शन मिले। तो उस दृष्टि से ये श्रावण आषाढ़ की जो पूर्णिमा है, हमारे यहाँ पर आजकल जिस प्रकार के साधन हैं, प्राचीन काल में इस प्रकार के साधन नहीं थे। और प्राय साधु सन्यासी योगी जन पहाड़ियों में निवास करते थे, वो वर्षा ऋतु में नीचे आ जाते थे और ग्रामीण क्षेत्र में आबादी में आकर के उनके प्रवचन प्रारंभ हो जाते थे। इसलिए आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, वो सब अपने शिष्य मंडली के साथ बैठ करके अपने प्रवचन प्रारंभ करते थे। और आश्विन पूर्णिमा तक, जिसको हम शरद पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं, 4 महीने तक वो लोग यहाँ लोगों के बीच में बैठ करके, जैसे दही में से मथ करके मक्खन निकाला जाता है, ऐसे अपने ज्ञान में से अमृत रूपी प्रवचन के माध्यम से लोगों को अमृत का पान कराते थे। उससे उनकी आत्मिक सुख और आत्मिक शांति उनको मिलती थी, जीवन में मार्गदर्शन मिलता था। इसलिए गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन हर आदमी अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्वों के पास जाकर के मार्गदर्शन लेता है। तो मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी उन भाइयों को बहुत बहुत बधाई साधुवाद देना चाहूँगा जो अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं। उनको चाहिए कि वो किसी भी एक ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त करें जो उनके जीवन में ठीक दिशा दे सके। यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है।